सखी सहेली। आकांक्षा, आज अनंत चतुर्दशी है, यानी गणपति बप्पा की विदाई का दिन है। जी चंचल, और देखो ना 10 दिन किस तरह से बीत गए पता नहीं चला। आज उनके जाने का दिन है। और इस बार कोरोना महामारी के चलते कुछ ऐसा रहा कि बहुत ही सादगी से, सरलता से गणपति बप्पा की पूजा आराधना लोगों ने अपने घरों में की। बिल्कुल। और आज चूँकि उनकी विदाई का दिन है, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जब अगले बरस वो आएँ, तो सभी के लिए स्वास्थ्य और खुशियाँ लेकर आएँ और इस कोरोना महामारी से सभी को जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाएँ।
और सखियों को हम बता दें कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक, यानी सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है, उसे हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय उत्पादकता और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, सखियों, इस सप्ताह के दौरान बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और जागरूकता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीण स्तर पर भी स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किया जाता है। छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उनका स्वास्थ्य ज़रूरी है, साथ ही उन्हें स्तनपान कराना भी ज़रूरी है। इस चीज़ की बाबत भी जानकारी हमारी जो सखियां हैं, जो माँ बन रही हैं, आगे चल के माँ बनने वाली हैं, उन्हें दी जाती है। माँ का दूध अगर किसी शिशु को ना मिले तो उसमें ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और रोग प्रतिकारक क्षमता भी उस बालक की मजबूत नहीं हो पाती। तो ये जो कार्यशालाएं इन दिनों चलाई जाती हैं इस सप्ताह के दौरान, उसमें स्तनपान संबंधी जानकारी महिलाओं को मुहैया कराते हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये बता दें कि शिशु का जो अनुपूरक आहार होता है, वो समय पर शुरू होना चाहिए, यानी 6 महीने स्तनपान के बाद स्तनपान के अलावा पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। स्तनपान के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में बढ़ते बच्चे को पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि सभी तरह के खाद्य पदार्थ दिए जाएं। बच्चों के भूख के संकेत को आप समझें। साथ ही जो बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी शारीरिक और पाचन क्षमता के अनुसार ही उन्हें आहार दें। और सखियों, छोटे बच्चों को जब वो कोई रोग से ग्रसित होते हैं तो उस दौरान उनकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए? अगर कोई रोग है या जब बच्चों को टीका लगाया जाता है तो उस दौरान उनको भोजन किस तरह का देना चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये सभी तरह की जानकारी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जब मनाया जाता है उस दौरान जो कार्यशालाएं होती हैं उसमें दी जाती है। और 1 सप्ताह चलने वाले इस अभियान में स्वस्थ पदार्थों से पोषण युक्त भोजन बनाना, जैसे गेहूं है, सोयाबीन है या अन्य जो भी अनाज हैं, दलहन है, उनके पौष्टिक महत्व को समझाना महिलाओं को, इस बात पर भी जोर दिया जाता है। विभिन्न प्रदर्शनियां, पोषण संबंधी भाषण, सेमिनार और रोड शो के जरिए भी लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। क्यों जीवन लिए जा
चंचल, माँ बनना सचमुच एक अलग एहसास है, एक सुखद एहसास है। जैसे कि अब अभी थोड़ी देर पहले हम बच्चों में पोषण की बातें कर रहे थे, उन्हें किस तरीके से न्यूट्रिशनल फूड दिया जाए, यानी पोषक आहार दिया जाना चाहिए, और इस बारे में सबसे जागरूक होती है माँ। तो जो माँ होती है, वो पहले होती है सिर्फ एक स्त्री, तो ये जो माँ बनना है वो उसके जीवन का सबसे सुखद एहसास होता है। माँ बनने की जो सबसे पहली सीढ़ी है, यानी गर्भधारण करना, और उसके बाद गर्भावस्था के दौरान माँ बनने की जो खुशी होती है, उसके साथ-साथ कुछ डर भी होता है, कुछ चिंताएँ होती हैं, जो गर्भवती जो स्त्री है उसे सताती ही रहती हैं। जैसे सब कुछ ठीक से हो पाएगा या नहीं, मैं बच्चे की देखभाल कर पाऊँगी या नहीं, किस तरह से अपना और अपने गर्भ में पल रहे शिशु की देखभाल करनी है, केयर हुँ। करना है। इस तरह की कई चिंताएँ रहती हैं उस स्त्री के दिमाग में। और सखियों, ये डर या चिंता उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई स्त्री अगर पहली बार माँ बन रही है, यानी कि प्रथम गर्भधारण की अवस्था में वो है। तो होता ये है कि वैसे तो घर के जो बुज़ुर्ग महिला सदस्य होते हैं, जैसे माँ है, सास है, दादी-नानी, बुआ, चाची, मौसी, ये लोग सभी इस बारे में सलाह-मशवरा देते रहते हैं गर्भवती स्त्री को। और इसके अलावा जो चिकित्सक हैं, उनसे भी जानकारी इस बारे में मिल जाती है। फिर भी सावधानी और एहतियात बरतने की तो इस दौरान ज़रूरत होती ही है। बिल्कुल सही बात। और वे महिलाएँ जो पहली बार गर्भधारण कर रही हैं और ऐसे समय में किसी कारणवश अगर अकेली हैं, कोई बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति या परिवार का कोई अन्य सदस्य उनके साथ नहीं है, जो उनकी देखभाल कर सके, ऐसे में उन्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इसलिए इस अवस्था के दौरान कोई भी रिस्क ना लें, और खान-पान या घर से बाहर जाते समय भी एहतियात ज़रूर बरतें। जी, आप बहुत सही बात बता रही हैं सखियों को। और एक सबसे ज़रूरी बात ये भी बताना ज़रूरी है सखियों को कि गर्भवती स्त्री को अपना तो ध्यान रखना ही है, भ्रूण जो उसके गर्भ में पल रहा है, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए संतुलित आहार भी उसको लेना ज़रूरी होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का बना हुआ खाना ही खाएँ, जो साफ-सुथरा हो और संतुलित आहार हो। होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी का खाना, डिब्बाबंद खाना, पैकेट फूड, प्रिजर्वेटिव खाना, ये तमाम चीज़ें गर्भवती स्त्री को और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को, उनके विकास को पर बुरा असर जी। डालती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो ये अवस्था है, इस समय में परहेज़ कर लिया जाए। हालाँकि इस अवस्था के दौरान कई चीज़ें होती हैं, एक महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। हुँ, उसे इच्छा होती है कि कुछ खा लिया जाए। कभी-कभी होते हैं ना वो, कि ये अच्छा लग रहा है तो ये खा लें, या कुछ और चीज़ खा लें, कुछ चटपटा खा लें। लेकिन जितना हो सके इन सारी चीज़ों से महिलाएँ परहेज़ करें, ख़ासकर बाहर के बने खाने से। अगर ज़्यादा इच्छा है तो कोशिश करें कि घर में बना लें वो खाना। और अगर आप मन रखने के लिए थोड़ा-सा खाएँ, बहुत ज़्यादा ना खाएँ कि वो आपको नुकसान कर जाए। बिल्कुल। उसी तरह चिकित्सक द्वारा बहुत सीमित दवाओं के सेवन की अनुमति गर्भवती स्त्री को मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसी दवाएँ भी हैं जो भ्रूण पर बुरा असर डाल सकती हैं। और इसके अलावा ख़ास बात है, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और पेन रिलीफ़ दवाओं का सेवन भी चिकित्सक के सलाह के बिना ना करें। हुँ। ख़ासकर गर्भावस्था के दौरान लगने वाले सभी टीके जो आपके चिकित्सक डॉक्टर बताते हैं, उन्हीं की सलाह अनुसार जो उसका समय निर्धारित है, उसे समय पर अवश्य लगवाएँ। और गर्भावस्था के दौरान अमूमन जो स्त्रियां होती हैं उन सबका वज़न तो बढ़ता ही है, और फिर ये बात ज़रूरी भी है, लेकिन ये वज़न ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसका ध्यान रखा जा सकता है कि खाने-पीने की संबंधी जो बातें हैं उन्हें ध्यान रखकर। जैसे मिठाई ज़्यादा ना खाएँ, जो डेज़र्ट है जिसमें हम आइसक्रीम या ठंडे पेय पदार्थ लेते हैं, उनका सेवन कम से कम करें। मैदा क्योंकि एक गरिष्ठ चीज़ मानी जी। जाती है, तो उससे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा ना लें। फलों का सेवन करें, और फलों का ताज़ा जूस भी पी सकते हैं। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा-सा परहेज़ करें। कई महिलाएं होती हैं जिन्हें दिन में 3 या 4 बार चाय पीने की आदत होती है। तो अगर वे गर्भवती हैं, तो इस दौरान चाय कॉफ़ी थोड़ा कम ही लेना चाहिए। अपने खाने पर ध्यान देने के साथ-साथ जो गर्भवती स्त्री है, उसे अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है। हुँ। और ख़ासकर कोशिश करें कि कोई भारी भरकम कसरत या व्यायाम ना करते हुए अपना डॉक्टर से पूछकर
कुछ सरल योग आसन तो कर ही सकती हैं। तो यानी हल्के-फुल्के व्यायाम करें, जी। पूरी नींद लें, तनाव से दूर रहें, थोड़ा टहलना यानी कि वॉक भी वो कर सकती हैं, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें और वो तमाम काम करें जिससे उनको खुशी मिलती है। और सबसे अहम बात, चूँकि आजकल मोबाइल हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। मोबाइल से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं, वो भ्रूण के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। और सखियाँ ये याद रखें कि ये हर स्त्री के जीवन के लिए एक यादगार दौर होता है। इसमें स्वस्थ और क्रियाशील रहकर इसे वो सुंदर स्मृतियों से भर सकती हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं।
पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। नमस्कार, आइए सुनते हैं महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश यतीन गमे से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। सखियों नमस्कार। प्रशासन हमें जो भी सुविधाएं दे रही है हर तरह की, वो हम आप तक पहुंचाएं, और इसी कड़ी में हमने सोचा कि विधि जानकारी भी कुछ दें, यानी कि न्यायपालिका हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। जी हाँ, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण ये जो है ये हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है और बहुत हद तक हमारी सहायता के लिए है। इस राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में भी राज्य सेवा प्राधिकरण का भी एक निर्माण हुआ है, और जाहिर है कि ऐसे में हमने सोचा कि चलिए महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश श्री यतीन गमे जी से बातचीत करते हैं और विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं कि क्या इसकी संरचना है। यतीन गमे जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में आप न्यायाधीश हैं, इसके साथ साथ आपकी और क्या जिम्मेदारी है? देखिए, हमारे भारतीय राज्य घटने ने, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हर एक भारत के नागरिक को ये मूलभूत जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट, उसके प्रोटेक्शन की हमी दी है। उसमें सबसे अहम वाला भाग ये है कि हर एक को जस्टिस मिलेगा। जस्टिस के मिलने के लिए जहाँ जहाँ तक जाने की जरूरत है, जैसे न्यायपालिका और कुछ सरकारी दफ्तरों में, तो उस परिस्थिति में अगर किसी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस परिस्थिति में हमारा विधि सेवा प्राधिकरण उसकी मदद करता है। और ये जो घटनात्मक अधिकार है जो नागरिक का, ये संरक्षित करने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण का जन्म हुआ है। यानी कि जैसा कि आपने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार हर नागरिक को मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं, और ये जो मूलभूत अधिकार है उसी में ये है कि उसको न्याय भी ठीक से मिल सके। इसलिए अगर कोई आर्थिक समस्या है, हम वकील नहीं कर सकते, और भी कुछ ऐसी सहायता की जरूरत है, इसके लिए राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का अलग अलग स्टेजेस पे ये वर्क करती है। अच्छा। जैसे मैंने आपने बोला कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जिसको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहती है, ये एपेक्स बॉडी है, सबसे मतलब सुपरवाइज करने वाले एपेक्स बॉडी, वो दिल्ली पे है। और उसी प्रकार से हर एक राज्य में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण है, हर एक जिले में जिला विधि सेवा प्राधिकरण है, और हर एक तहसील में तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी है। इनका ये
न्यायालय के संलग्न से काम करती है और उनका दायित्व यही है किसी गरीब के ऊपर अन्याय न होए, किसी को गरीब को, किसी इंडिजन पर्सन को अगर कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो उसको ये कानूनी सहायता जो वकील की सहायता है, कानूनी मुफ्त सलाह है, ये सरकार के खर्चे से प्रोवाइड की जाए। उस कारण के लिए विधि सेवा प्राधिकरण काम करता है। जी, यानी कि ये जो आपने बताया 4 स्तर हैं इसके, तहसील, जिला, फिर राज्य और फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत आरंभिक स्तर पर, तहसील स्तर पर भी अगर किसी को जरूरत है, कहीं समस्या है, तो सरकार उसके साथ है और न्यायपालिका उसके साथ है। निश्चित तौर पर जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि संरचना बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ये कार्य भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आम जन इसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। किसी को लगता है जैसे कि किसी गांव में किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी। किसी शेड्यूल ट्राइब के आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी। तो मुझे लगता है उस परिस्थिति में हर एक तहसील प्लेस पे, हर एक जिला प्लेस पे अलग अलग न्यायालय है। तो हमारा विधि सेवा प्राधिकरण का कार्यालय हर एक न्यायालय में आपको मिलेगा। अगर आप किसी कोर्ट न्यायालय में जाते हो और वहां पे मुझे विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से मुफ्त कानूनी सेवाएं चाहिए, इसी प्रकार का अर्जी आप करते हैं तो इमीडिएटली आपका अर्जी उसी विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सेक्शन 12 के तहत जो लिस्ट है, अगर उस लिस्ट में बैठते हैं तो इमीडिएटली आपको लीगल असिस्टेंस या किसी वकील की असिस्टेंट केस करने के लिए या आपके तरफ से केस बचाव करने के लिए आपको वकील दिया जाता है। पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक नागरिक का ये अधिकार दिया है। मतलब सेक्शन 12 में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो कलम 12 है उसमें अलग अलग क्लासिफाइड लोगों की लिस्ट है वहाँ पे। वहाँ पे सबसे ऊपर महिला है। किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो वो महिला विधि सेवा प्राधिकरण के पास जाती है, उसकी मदद मिलती है। उसके बाद में बच्चे है, बच्चे के बाद में जो किसी नेचुरल कैलामिटी, मतलब जिसके कोई एपिसोड हुआ, अर्थक्वेक हो गया, महामारी हो गए, उसका अगर कोई पीड़ित है उसको भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलती है। कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, औरत है, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कोर्ट के ऑर्डर से जिसको अरेस्ट किया है और जिसको प्रिजन में डाला है, उसको भी हम मुफ्त लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई कामगार है उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद में जिसकी पूरे साल की अर्निंग 3 लाख से कम है उनको भी हम मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी कि जो जरूरतमंद हैं या आर्थिक रूप से विपन्न है, संपन्न नहीं है, 3 लाख से कम जिसकी वार्षिक आय है या 3 लाख तक है, उनको आप मदद करते हैं। ये तो एक बात हो गई कि जैसे कि अगर हमें जरूरत है तो हम गए, या हमारे खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई कर रखी है तो बचाव के रूप में भी हम वहां जा सकते हैं और निश्चित तौर से और एक तरह से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं कि हम कैसे जाएं, क्या करें और क्या न करें, है ना? निश्चित तौर पर। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं उसमें सबसे ऊपर हैं सूची में, यानी कि ये हम मान के चलते हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार ज्यादा होता है, अपराध ज्यादा होता है, इसलिए बराबर है। तो हमारे पास जो महिलाएं आती है जी, सबसे ज्यादा उसमें प्रमाण जो किसी फैमिली के जो एक्सप्लॉयटेशन की शिकार ज्यादा होती है, जैसे फैमिली टॉर्चर, जैसे किसी कुटुंब में उसके ऊपर अत्याचार होता है, वो पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो पूरे हमारे पास आते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। उसके बेसिस पे हमारे पास फीमेल लॉयर रहते हैं। फीमेल लॉयर मतलब जो जिनके पास उनकी केस दी जाती है, इस तरह से वो विक्टिम उनके साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, उनसे अच्छी तरह से प्रॉपरली इंटरेक्शन कर सकती है। उसके बेसिस के ऊपर हम वो महिला के बिहाफ में कोई संरक्षण अधिकारी की भी पोस्ट रहती है, जैसे कि उनके भी मदद हम गवर्नमेंट से लेते हैं, पुलिस की भी मदद हम लेते हैं। उसके बाद पूरा छानबीन करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट है, जिसको डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट रहता है, वो हमारा संरक्षण अधिकारी कोर्ट में दाखिल करता है।
यतिन जी जैसा बता रहे हैं सर कि जो समस्या होती है खास तौर से घरेलू समस्याएं होती हैं या जिसको हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं और उसमें उसको पूरी तरह से मदद की जाती है और वो आसान रहे उसके लिए बात करना, इसके लिए महिला वकील भी वहाँ पर रखी जाती हैं ताकि उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो या जो भी वो कहना चाहे वो खुलकर कह सके। बराबर। इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी क्या जो महिला पीड़ित होती हैं या परेशान होती हैं क्या वो आ जाती हैं आसानी से या उन्हें फिर अभी भी जागरूक करने की जरूरत है? नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं जी। पहले तो हमको ये देखना चाहिए जैसे लॉकडाउन से पहले जैसे रेगुलर एटमॉस्फेयर था उस टाइप में जो अत्याचार होता था और लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है उस परिस्थिति में फर्क है। तो यहाँ कैसा है, लॉकडाउन के बाद सभी लोगों को घर बैठने की कंपलसरी घर में बैठना ही पड़ा है, इसलिए वो कहाँ तो भी फ्रस्ट्रेशन फीमेल मेंबर के ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये परिस्थिति है। उस परिस्थिति में कैसा होता है, लॉकडाउन की पहले जो परिस्थिति थी वहाँ पे अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता था तो वो इमीडिएटली पुलिस के पास अप्रोच होती थी, कोई वॉलेंटियर एसोसिएशन के पास अप्रोच होती थी, एनजीओ के पास अप्रोच होती थी या लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास अप्रोच होती थी। मगर अब लॉकडाउन के परिस्थिति में उसको उस घर से वो बाहर भी नहीं आ सकती। जी हाँ। तो उसको सिर्फ वो जो है वो अत्याचार का स्वरूप वो फिजिकल इल ट्रीटमेंट नहीं है, उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क हुआ है। उस परिस्थिति में मुझे लगता है तो वो सब उसका जो सेवियरनेस ऑफ इल ट्रीटमेंट है ज्यादा है, बढ़ गया है, ये लॉकडाउन के अंतर्गत ज्यादा गंभीर हो गया है, गंभीर हो गया है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें इस वर्तमान परिस्थिति में यानी कोविड-19 की जो ये लॉकडाउन की स्थिति में है, इस स्थिति में ये प्राधिकरण किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या मदद दे पा रहे हैं आप? निश्चित प्रकार से हम मदद दे रहे हैं। जैसे कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब से मुंबई में वन स्टॉप सेंटर करके एक यूनिट ओपन किया है। अच्छा। तो ये यूनिट का काम ही यही है कि वहाँ पे काउंसलर है, वहाँ पे लॉयर है, वहाँ पे डॉक्टर्स है और वहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिसर भी है। अच्छा। इन शॉर्ट इस वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम पूरी तरह के सेवाएं ये महिलाओं के लिए जो अत्याचार के पीड़ित है उनको सिंगल रूप के अंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, वहाँ पे हमने वन स्टॉप सेंटर का एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है। जी हाँ। उसके ऊपर अलग अलग तरह के कॉल आते हैं और उसके माध्यम से वो पीड़ित को, अगर पीड़ित के तरफ से कोई एनजीओ फोन करता है, कोई वॉलंटियर एसोसिएशन फोन करता है, कोई फैमिली मेंबर फोन करता है, तो उस परिस्थिति में वो वन स्टॉप सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। अगर फोन के ऊपर काउंसलिंग की जरूरत हो, इमीडिएटली पुलिस एड की जरूरत हो, कोई किसी विधि से अपराधीकरण के ऑफिस में कनेक्ट करने की जरूरत हो या किसी वकील से सहायता लेने की या कानूनी मदद हो, तो इस वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम उनको ऑनलाइन सेवाएं ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सखियों, अभी आपने सुना महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश यतीन गमे से रेणु चतुर्वेदी का ये वार्तालाप। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे अगले मंगलवार।
चंचल, आज है मंगलवार और हम अपनी सखियों को करियर के विषय में कुछ जानकारी देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं। तो आज कैटरिंग में करियर और रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं, उस विषय में हम अपनी सखियों को थोड़ा बताएंगे। तो सखियां ही नहीं, हमारे और भी जो सुनने वाले हैं, वो अगर स्वाद की दुनिया में आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट स्किल्स भी उनके अच्छे हैं, तो कैटरिंग एक ऐसा व्यवसाय उनके लिए है जिससे वो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और किसी भी पार्टी में, शादी में या कोई भी समारोह हो, सजावट अच्छी हो न हो, लेकिन खाना ज़रूर लाजवाब और लजीज होना चाहिए। सजावट को तो फिर भी लोग भूल जाते हैं, मगर खाने का स्वाद मेहमानों को बड़े लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल सही बात बताई आपने। और प्राइवेट कैटरिंग सर्विसेज की मांग दिन ब दिन सखियों बढ़ती जा रही है। ये एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है, यानी कि सेवा देने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें ग्राहक की मांग के अनुसार सेवाएं दी जाती हैं और सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके लिए एक कार्यकुशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस कार्य क्षेत्र में यानी कैटरिंग में आना चाहते हैं, तो कामगारों की मांग की भी बढ़ोतरी दिन ब दिन हो रही है। और एक विशेष बात इस व्यवसाय के लिए है, वो ये कि आपके जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पर, उन्हीं के बल पर ये काम आगे बढ़ता है। जी, तो काम के शुरुआती दौर में एक टिफ़िन सेंटर के रूप में भी काम किया जा सकता है। यदि आप किसी छोटे स्तर पर ही इस काम की शुरुआत करती हैं, तो इसके लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का होना भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने या उसे सफल बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। आकांक्षा, भी आपने बताया कि टिफ़िन सेंटर से इस तरीके से छोटी रूप शुरुआत में की जा सकती है। लेकिन छोटी शुरुआत की ही हम बात करें, तो जहाँ हम रहते हैं, तो आसपास के घरों में जब एक बहुत छोटी सी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जाता है, या घर में अगर कोई पूजा पाठ है, किसी भी तरह का छोटा सा आयोजन है जहाँ 12, 15, 20, 25 लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो घर के सदस्य होते हैं, उनके पास समय नहीं होता। तो इस तरह की सेवाएं भी आप दे सकती हैं। और एक शुरुआत जो हमारी सखी या हमारे अन्य श्रोता हैं वो करना चाहते हैं इस व्यवसाय में, वो इस तरह से कर सकते हैं, छोटे रूप में कर सकते हैं। लेकिन यही काम किसी बड़े स्तर पर अगर आप करना चाहते हैं, तो संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। छोटे पैमाने पर काम की शुरुआत करने पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन बड़े स्तर पर जब ये व्यवसाय करना है, तो शुरू से ही ज़्यादा कामगारों की ज़रूरत होगी, साथ ही ज़्यादा लागत और जगह भी बड़ी होनी चाहिए। कैटरिंग का व्यवसाय जो है, ये ऐसा है कि अगर आप छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आपको काम करना है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी हो जाती है। साथ ही कैटरिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्वरोजगार अधिनियम की जो भी शर्तें हैं, उनको पूरा करने की स्थिति भी अगर आपको है, तो आप इसमें कर्ज ले सकते हैं। और बहुत सारी बैंक हैं जो इस तरह के कर्ज देती हैं छोटे व्यवसाय के जो होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बढ़ावा देने के लिए। और यदि आप अपने व्यवसाय को एक ब्रांड का रूप देना चाहती हैं, तो अपने सहायकों, कर्मचारियों और डिलीवरी कर्मियों की भी एक निश्चित ड्रेस कोड आप तय कर लीजिए। ये आपकी एक अलग पहचान बनाएगा और प्रतियोगिता में आप पीछे ना रह जाएं। इसके लिए अपने मेनू को भी प्रतिद्वंदियों से बेहतर बनाने का प्रयास आपको लगातार करना होगा। साथ ही भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, जो बेहद ज़रूरी है। देश विदेश में प्रचलन में आ रहे नए व्यंजनों के बारे में भी खुद को अपडेटेड रखें। खुद भी अपने नए व्यंजन, नई रेसिपीज़ आप बनाती रहें, कोशिश करती रहें, जिससे आप अपनी एक अलग स्पेशलिटी बना सकते हैं। ये बात आपने बहुत सही बताई है आकांक्षा, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे मोटे आयोजन होते हैं, जहाँ पर विदेशी मेहमान हमारे अगर आए हुए हैं, तो जो विदेशी व्यंजन हैं उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। और फिर हमने देखा है कि जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, उनमें भी कई बार थाई व्यंजन, मैक्सिकन व्यंजन, इस तरह के व्यंजनों की मांग रहती है। तो अगर आप इसमें निपुण हैं, तो ऐसी जगह पर आप जॉब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, काम का अनुभव ही आपको व्यवसाय के तरीके और चुनौतियों से लड़ने
के लिए योग्य बनाएगा। यदि आपको कैटरिंग का अनुभव है तो बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा के भी आप इस कार्यक्षेत्र में सफलता का ऊंचा मुकाम पा सकते हैं। इस क्षेत्र में सफलता के लिए सूझबूझ, समझदारी और संयम की भी बहुत ज़रूरत है। अगर इस क्षेत्र में आप नौकरी या निजी व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी अवसर हैं। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऐसे संस्थानों की कमी नहीं है जो इस क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। अलग-अलग कोर्सेज की अवधि और फीस भी अलग-अलग है और इन सब की पूरी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। और जॉब के नज़रिए से इस व्यवसाय को, इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो भी ये बहुत अच्छा है। इसमें एयरलाइंस कैटरिंग, केबिन सर्विसेज, होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैटरिंग, रेलवे, बैंक, सैन्य बल, शिपिंग कॉरपोरेशन, ये ऐसी तमाम जगह हैं जहां से जुड़कर इस कार्य को आप कर सकते हैं। और सोशल नेटवर्किंग की सहायता से भी अपने व्यवसाय का प्रचार आप कर सकते हैं और एक स्थापित व्यवसायी बन सकते हैं और सफल बन सकते हैं। खाली
सखियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ चंचल वर्मा और मैं आकांक्षा। और अब है वक्त सखियों से विदा लेने का।